चलिए, सो वी वुड स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है बच्चों? इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड। जैसे अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, नॉन फंड बेस्ड डेट। सेम अपन पढ़ रहे हैं इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड। मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स तो कंपनी इश्यू करेगी। कंपनी क्या इश्यू करेगी? इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी, बट कंपनी को एक्चुअली में कोई फंडिंग मिलने वाली नहीं है। द कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिसीव एनी फंडिंग। लेट्स सी। हाँ जी, सो इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि भाई कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेयर्स तो इश्यू करेगी, इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी, बट कंपनी को क्या नहीं मिलेगी? फंडिंग नहीं मिलेगी। चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो कुछ नहीं है बच्चों। कंपनी की कैपिटल क्या करना? इंक्रीज करना। रिजर्व्स को क्या करना? यूज करना। यही सब ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। लेट्स सी। सबसे पहला क्या है बच्चों? कुछ नहीं बच्चों, अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको क्या करते हैं? अलाउ करते हैं जनरल मीटिंग में क्या पास करके आप क्या इश्यू कर सकते हैं? बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सेक्शन 63। सेक्शन कौन सा है? ये तो अनलिस्टेड कंपनी का हो गया। लेकिन जब लिस्टेड कंपनी बोनस इश्यू करती है तो उसको क्या करना होता है? सभी के रेगुलेशंस भी, आईसीडीआर रेगुलेशंस भी क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। आईसीडीआर ये मेरे हिसाब से a company may, if its article provide, capitalize its profit by issuing what beta? Fully paid bonus shares. The issue of bonus share by a company is a common feature. When a company is prosperous and accumulates large distributable profits, it converts these accumulated profits into what beta? Into capital, and divides the capital amongst existing members in proportion to their entitlements. Members do not have to pay any amount for such shares. They are given for free. The vesting of the rights in bonus share, vesting मतलब giving of rights in bonus share, takes place when the shares are actually allotted and not from any earlier date. मतलब बोनस शेयर में तुमको राइट्स कब से मिलेंगे? जिस डेट को शेयर्स एक्चुअली में क्या होंगे? अलॉट होंगे। और बच्चों बोनस शेयर्स के थ्रू कंपनी क्या करती है? रिजर्व्स में जो पैसे हैं उसको कहाँ पे ले आती है? रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी पैसे वो कहाँ ले आती है बच्चों? कंपनी अपने कैपिटल में ले आती है। कंपनी उसको यूज कर लेती है। अब चूंकि कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है, कंपनी क्या बढ़ जाती है? कैपिटल बढ़ जाती है, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है? ये शेयर्स फ्री में देती है। क्योंकि कंपनी को पैसे कहां से मिल जाते हैं? अपने रिजर्व से या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। When a company has accumulated free reserves and is desirous of bridging the gap between what beta? Bridging the gap between capital and fixed. For example, fixed assets तुम्हारे 100 करोड़ के हैं, तुम्हारी कैपिटल 5 करोड़ की है, तो 95 करोड़ का तुम्हारे पास रिजर्व रखा हुआ है, तो गैप बहुत जाता है ना कैपिटल और इसके बीच में, एसेट्स के बीच। तो इस गैप को ब्रिज कैसे करोगे? अपनी कैपिटल बढ़ाओ। तो कैपिटल बढ़ा के क्या करोगे? रिजर्व का अमाउंट, रिजर्व को क्या करोगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। इट इश्यूज बोनस शेयर टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। सच एन इश्यू वुड नॉट प्लेस एनी फ्रेश फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. ऑन द कॉन्ट्री, आफ्टर बोनस इश्यू इट वुड बिकम नेसेसरी फॉर द कंपनी टू अर्न मोर इफेक्टिवली टू सर्विस द इंक्रीज कैपिटल. आपका ईपीएस खराब हो जाता है बोनस इश्यू करने के बाद, तो उल्टा कंपनी को क्या करना होता है? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। क्यों? नहीं तो बोनस से क्या होगा? उसका ईपीएस खराब हो जाएगा. The shareholder will however be benefited by way of increased return on the investment and increased number of shares in their hand. shareholder का फायदा कैसे होगा? उनको ज्यादा क्या मिलेंगे? शेयर्स मिल जाएंगे. ठीक है. एडवांटेजेस, फंड फ्लो इज नॉट अफेक्टेड एडवर्सली. तुम्हारे फंड फ्लो पे कोई नुकसान पहुंचता? होता है नुकसान, बट उतना नुकसान होता नहीं है. नुकसान क्यों होता है? तुमने नए शेयर इश्यू किए थे, तुमको क्या मिलना चाहिए था? पैसे मिलने चाहिए थे, बट तुमको पैसे नहीं मिले, तो उतना नुकसान नहीं होता फंड फ्लो को, क्योंकि रिजर्व से पैसे आ जाते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स कम्स डाउन टू देयर नॉमिनल वैल्यू बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर. मतलब
मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, शेयर्स की सप्लाई मार्केट में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जहां पे कंपनी के 100 शेयर लिस्टेड थे, कितने शेयर लिस्टेड थे, और कंपनी ने एक के ऊपर एक बोनस दिया, तो कंपनी के 200 शेयर, तो बच्चों कहना है इससे कंपनी की जो सप्लाई ऑफ शेयर्स थी जो मार्केट में वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो कंपनी का जो डिमांड है वो डबल होगा या हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली वो 1500-1600 में किया था ना, अभी वापस से करेंगे। रिलायंस का स्ट्रेटेजी है ना, 1600 के ऊपर वो जाने ही नहीं थे शेयर के भाव को, अभी 1600 हो जाएगा तो वापस से क्या करेंगे, वापस से खरीद लेना 800 में। साला जिस दिन निर्विका पैदा हुई थी उसके 2-3 दिन पहले रिलायंस ने बोनस इश्यू किया था, मतलब 2 साल पहले 1600 पे था, 1600 का 800 पे इश्यू किया था, अब वापस से 1600 के पास आ गया। मतलब साला 2 साल में 100% रिटर्न आ गया रिलायंस के शेयर पे। हाँ मैंने खरीदा, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स है रिलायंस के, मतलब मेरे ख्याल से 1000 शेयर्स के आसपास है मेरे पास रिलायंस के, ठीक है। सो एंड यू शुड बाय रिलायंस का शेयर। मैं तो बोलता हूँ अगर 800-1000 रुपए 1500 रुपए बचाते हो 2 महीने में, बाय 1 शेयर, और तुम फ्यूचर के लिए बाय करो, जस्ट अपने मर्सिडीज बेंज के लिए खरीद रहे हो, बस ये ध्यान में रखना। या कोई भी तुम्हारा सपना हो, मम्मी पापा के लिए घर बनाना है, तो यू कैन ऑलवेज बाय शेयर। हाँ प्राइसेस क्यों कम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको ऐसा, वो चाहते हैं हमारा जो शेयर है वो लोगों का शेयर है। 1600 होगा तो कई छोटे इन्वेस्टर्स क्या नहीं कर पाएंगे रिलायंस में, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि वो रिलायंस का शेयर खरीदे। 1600 उनको लगता है कि नहीं यार बस 1600 हो गया ना, बस इसे ऊपर मत जान दो। सीधे वो क्या करते हैं, एक पे एक बोनस दे देते हैं। तुम्हारा शेयर कितने पे आता है, योर शेयर कम्स डाउन टू 800, ठीक है। एमआरएफ का कैपिटल बेस बहुत छोटा है, इसलिए उसका शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है। उनके फैमिली में डिस्प्यूट है, इसलिए वो क्या नहीं हो पाता वहां पे 78,000। और कंपनी बहुत अच्छी है तो कभी ऐसा होता नहीं, उसके शेयर की हमेशा डिमांड रहती है एमआरएफ के केस में, इसलिए उसका शेयर का प्राइस 78,000 है। वहां पे बोनस शेयर इश्यू करना चाहिए, वहां पे तो बोनस मिलेगा तो एक शेयर के ऊपर 500 शेयर बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ करेंगे वो लोग तो, तब शेयर का प्राइस मुश्किल से 300-400 रुपए के ऊपर आएगा। बट उन्होंने आज तक बोनस इश्यू नहीं किया, उनका कैपिटल भी बढ़ा नहीं है। जिस प्रपोर्शन में उनका बिजनेस बढ़ा है उस प्रपोर्शन में उनका कैपिटल नहीं बढ़ा बच्चों। एमआरएफ का शेयर एक डॉक्टर है, मेरे जो गले के डॉक्टर है ना, उनके पास है। उन्होंने खरीदा था सन 2002 में, कुछ 1,500 रुपए के आसपास में कुछ खरीदे, 30 शेयर खरीदे थे। वो एक जी न्यूज पे एक वीडियो भी आया था कि वो साला उसके दादाजी के पास कुछ शेयर रखे हुए थे, वो 130 करोड़ के शेयर। वो फेक लग रहा था मेरे को यार, 130 करोड़ रुपए के शेयर फ्री में मिले थे उस आदमी को। मतलब वो एक इंसान था, उसके दादाजी मरने वाले थे, तो वो कोमा में थे, 1994 में कोमा में चले गए, ठीक है। और फिर 2016 में उनको होश आए, कोमा से बाहर आए, तो 2016 में उसने पुत्र को बताया, क्या बताया कि कोमा में जाने के पहले मैंने, कोमा में थे या पैरालाइज थे शायद, मैंने एमआरएफ के शेयर खरीदे थे। कितने शेयर थे, 110 करोड़ के शेयर, 130 करोड़ के शेयर थे वो, मतलब कुछ 10,000 शेयर या 2-3 हजार शेयर थे। तो उसकी सबकी हालत खराब हो गई, बोले कि साला इतने शेयर। नहीं हो, अरे वो ये बोल रहा है कि वो डायरेक्ट वो कॉल करने, जी न्यूज में डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा। कई लोग ऐसे हैं, ये इंजीनियर जिनको पता ही नहीं होता शेयर मार्केट का, वो नीचे कंपनी के प्राइस आते हैं तो उनको लगता है कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस है। मतलब ऐसे भी हमारे देश में एग्जैक्टली मतलब हमारे देश में ऐसे लोग भी जिनको स्टॉक मार्केट पता ही, वो इंजीनियर होगा ना। अब बच्चों इंजीनियर लोगों को क्या पता, मुझे बताओ ना, इंजीनियर लोगों को ये कंपनी क्या है, बोनस शेयर क्या, दे डोंट नो एनीथिंग। एक्चुअली वो इंजीनियरिंग लोग आजकल बैंक में जॉब कर रहे हैं ना।
वो सरकारी नौकरियों में आ जाते हैं, रेलवे फंसा एक्चुअली। आई एम अहमदाबाद, मेरी एक स्टूडेंट बोलती कि मैं सीएस छोड़ के आई एम अहमदाबाद से एमबीए करूंगी। मैंने उसको बोला गधी, लिटरली ऐसी बोला, गधी तूने किया है बीकॉम प्लस सीएस फाउंडेशन, और जब तेरे से सीएस एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है तो आई एम अहमदाबाद कैसे पहुंच जाएगी? नंबर एक। नंबर दो, आई एम अहमदाबाद में अगर 100 सीट्स होती हैं तो 80 तो आईटेंस खा जाते हैं। वही 90 सीट्स कौन खा जाता है तुम्हारे? आईटेंस। 10 जो बच गई उसमें से भी 8 कौन खा जाएगा? एसटी एससी वाले। तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? 2 सीट के लिए कोई है बीकॉम वाला जिसको बच्चों आईआईएम में एडमिशन मिलता है? मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक मैंने किसी बीकॉम वाले को, जो लोग पुणे आते हैं सिम्बायोसिस से ग्रेजुएशन करते हैं और साथ में कैट का क्लास ज्वाइन करते हैं बच्चों, कभी नहीं, कभी नहीं। वो आईआईटीएंस बच्चों, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे टफेस्ट एग्जाम 12th में ही दे दिया है। हाँ ना, अपने को क्या आएगा यार? हाँ हाँ हाँ, बहुत फालतू है, बहुत फालतू। और आईएम का एमबीए में अब कोई उतना चाम बचा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब ठीक है बोल सकते हैं, बट सीएस वीएस करके भी लोगों को 25-30 लाख का पैकेज मिलता है 2-3 साल में। हाँ, मतलब ऐसा कोई अब खास चाम नहीं है कि अपन आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, वैसा नहीं है, आप कर सकते। चलो, और आईआईटी के प्रोफेसर, मेरे एक दोस्त की कोचिंग क्लास है आईआईटी की, 2-2 हज़ार रुपए घंटे में, 1,000 रुपए घंटे में लेक्चर लेते हैं आईआईटी के प्रोफेसर। मुझे बोलता है कि सर आप बताओ आपको कितने आईआईटी के प्रोफेसर चाहिए? आईआईटी आंसर, मतलब ऐसा जब कुछ उतना चाम नहीं बचा आईआईटी का, ठीक है। चलिए एनीवे, और इसलिए तो बच्चों वो आईआईटी करने के बाद उसको सेटिस्फाई नहीं होता ना, वो क्या सोचता है आईएम करेगा, उसके बाद साला आईएम करके वो यूपीएससी का एग्जाम देता है। उनसे ही है ना बच्चों, पहले तो वो आईआईटी का खा गया, उसके बाद आईएम का खा गया, उसके बाद आईएएस का खा गया। मतलब अगर एक बंदा इंडिविजुअली आईआईटी होता, इंडिविजुअली आईएम होता और यूपीएससी होता, 3 नौकरियां बनती। यहाँ पे एक ही बंदा 3 नौकरी खा गया तो ये एक्चुअली में गलत है। हाँ जी, और क्या एडवांटेज है बोनस शेयर का? मार्केट वैल्यू ऑफ मेंबर शेयर होल्डिंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। शॉर्ट टर्म में तो शेयर का प्राइस ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है बच्चों। अब देखो मेरे पास 800 रुपए के शेयर पड़े हुए हैं रिलायंस के, वो आज कितने में हो गए? 1600 में हो गए। मान लो मेरे पास 500 शेयर्स हैं या 1000 शेयर्स हैं। अब रिलायंस 1600 के पे क्या करेगी? एक पे एक बोनस लेके आएगी, तो क्या होगा? अगर एक पे एक बोनस आएगा तो क्या होगा? वापस से मेरे 1000 शेयर कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2000 में। 2-3 साल में वापस से क्या हो जाएगा? वो वापस से उसका प्राइस डबल होगा 2-3 साल में, ठीक है। बोनस शेयर इज नॉट एन इनकम, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है बस अगर कंपनी क्या करे? बोनस शेयर इश्यू करे। कंपनीज एक्ट बच्चे सेम अपन ने पढ़ा था, जस्ट रीड कर लेना एक बार। नाउ कम टू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, और वो भी आईसीडीआर कौन सा? आईसीडीआर 2018। देखते हैं बोनस शेयर्स के बारे में क्या बोलता है। Let's see. SEBI has issued regulations for bonus issue which are contained in Chapter 11 of SEBI ICDR Regulation 2018 with regard to bonus issues by listed company. Eligibility, कौन सी company eligible है? Subject to the provisions of Companies Act 2013 or any other applicable law, a listed issuer shall be eligible to issue bonus shares to its member if it is authorized by its AOA for the issue of bonus shares, capitalization of reserves, etc. However, if there is no provision in the AOA, the issuer shall pass a resolution at its general body meeting making provisions in where बच्चों? Articles of Association for capitalization of reserve. तो पहली कंडीशन क्या है? आपके AOA ने आपको क्या करना चाहिए? ऑथराइज करना चाहिए। अगर AOA ऑथराइज नहीं करते तो जनरल मीटिंग में क्या करो?
एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल्स को क्या करो, ऑल्टर करो, ठीक है। इट इज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय। अगर आपने डिपॉजिट इशू किए हैं या फिर डेट सिक्योरिटीज इशू किए हैं तो उसके क्या उसका प्रिंसिपल या फिर उसके इंटरेस्ट को पे करने में आपने किसी प्रकार का डिफॉल्ट किया होना नहीं चाहिए। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड बोनस। आपने एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने में डिफॉल्ट किया होना नहीं चाहिए। Any outstanding partly paid shares on the date of allotment of the bonus shares are made fully paid up. And any director of the company is not a fugitive economic offender. भगोड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए तुम्हारा डायरेक्टर। So, अपने एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे कि बोनस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब भी पे करने में क्या नहीं किया होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। देन फ्यूजिटिव ऑफेंडर होना नहीं चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, प्लस आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आईसीडीआर के हिसाब से आप कंपनी अपने बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हो, ठीक है। राइट्स ऑफ एफसीडी और पीसीडी होल्डर्स, क्या है इसके अंदर, पढ़ा है अपन ने ये भी एग्जीक्यूटिव में। जिन लोगों के पास क्या है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उनको भी क्या करना है अपने को, जिस दिन कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू करने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है, जिस दिन कंपनी ने क्या किया है, बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है, अगर उस दिन क्या है, अगर उस दिन उस दिन अगर रिकॉर्ड डेट के दिन तुम्हारे पास पीसीडी या एफसीडी क्या है रखे हुए हैं तुम्हारे पास, तो उन शेयर्स के अगेंस्ट भी कंपनी को क्या करना है, बोनस शेयर इश्यू करने हैं। और जब तुम अपना ऑप्शन क्या करोगे, कन्वर्जन का एक्सरसाइज करोगे, तब तुमको वो एडिशनल शेयर ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। एन इश्यूअर shall make bonus issue of equity share only if it has made reservation of equity shares of the same class in favor of whom बच्चों, in favor of the holders of outstanding compulsorily convertible debentures। तो let's see, an issuer shall make bonus issue of equity shares only if it has made reservation of equity shares of the same class in favor of holders of outstanding compulsorily convertible debt instrument, if any, in proportion to the convertible part thereof। मतलब अच्छा, कौन से डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में अपने को रिजर्व करना है शेयर्स, कंपलसरी, कौन से, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में अपने को क्या करना है, रिजर्व करना है। इसका मतलब है प्रपोज्ड बोनस इश्यू शुड नॉट डाइल्यूट द वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, राइट्स ऑफ फुली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब आप बोनस इश्यू कीजिए, अच्छी बात है, बट ये भी निश्चित ये भी ध्यान में रखिए कि आपके बोनस इश्यू से किसके राइट्स खराब नहीं होने चाहिए, जिनके पास फुल्ली या फिर पार्टली कंपल्सरली डेट इंस्ट्रूमेंट है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है। सो मेरे पास 10 डिबेंचर थे, 10 डिबेंचर में से 5 कन्वर्टेबल थे, किसमें, इक्विटी में। तो मेरे को 5 डिबेंचर के बदले 5 इक्विटी शेयर मिलते। कंपनी एक इक्विटी शेयर पे एक बोनस शेयर दे रही है, तो मेरे लिए कितने बोनस शेयर रिजर्व हो जाएंगे, 5। और ये मुझे कब मिलेंगे, जब मेरे डिबेंचर किसमें कन्वर्ट होंगे, शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। The equity shares so reserved for the holders of fully or partly compulsorily convertible debt instrument shall be issued to the holder of such convertible debt instrument or warrants at the time of conversion of such convertible instrument या optionally convertible instruments or warrants as the case may be। So अगर आपके पास compulsorily convertible warrants थे या फिर compulsorily convertible debt instrument था, तो क्या करना है आपको, तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो आपके फेवर में जो शेयर्स रिजर्व हुए थे वो आपको मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, कन्वर्जन के टाइम पे, ऑन द सेम टर्म्स और सेम प्रपोर्शन एट विच बोनस शेयर्स वर इशूड, उसी प्रपोर्शन में मिलेगा जिस प्रपोर्शन में कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए थे। नेक्स्ट क्या बच्चों, बोनस शेयर हमेशा कैसे कहां से इशू होंगे,
free reserve. Let's see. Bonus issue shall be made only out of free reserves or securities premium account or capital redemption reserve account and built out of genuine profits or securities premium collected in cash and reserves created by revaluation of fixed asset shall not be capitalized. तो बच्चों बोनस शेयर आप कहाँ से दे सकते हो? कैपिटल आप रिजर्व्स में पे रखा हुआ पैसा आप ट्रांसफर कर दो, प्रीमियम अकाउंट में रखा हुआ पैसा ट्रांसफर कर दो, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में रखा हुआ पैसा आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, बट रीवैल्यूएशन रिजर्व में रखा हुआ पैसा आप यूज कर नहीं सकते. कंपनी ने जोश जोश में एजीएम में डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, चेयरमैन ने, एक शेयर के ऊपर 20 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, बट उसके पास पैसा नहीं था डिविडेंड पे करने के लिए. जोश में डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, बट क्या नहीं था कंपनी के पास? डिविडेंड पे करने के लिए पैसा नहीं था. तो चेयरमैन ने दिमाग लगाया, क्या 20 रुपए के डिविडेंड के बदले क्या कर दिया जाए? बोनस शेयर दे दिया जाए. सही है गलत है? The bonus share shall not be issued in lieu of what beta? Dividend. Implementation of proposal within 15 days. An issuer announcing bonus issue after approval of its board of directors and not requiring shareholders' approval for capitalization of profits or reserves, making the bonus issue shall implement the bonus issue. कितने के अंदर बच्चों? Within 15 days. However, where the issuer is required to seek shareholders' approval for capitalization of profits or reserve for making bonus issue, the bonus issue shall be implemented. कितने महीने के अंदर? From the date of meeting of its board of directors, wherein the decision to announce bonus issue was taken subject to shareholders' approval. A bonus issue once announced shall not be withdrawn. अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, अपन ने कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा हुआ है? बोनस शेयर्स कितने दिन के अंदर इश्यू होने चाहिए? कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा है? सेक्शन 63 में अपन ने क्या पढ़ा है बोनस इश्यू के बारे में? बोलिए. अरे 2 months जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कितने महीने के अंदर? 2 months के अंदर अपने को क्या करना होता है? बोनस शेयर इश्यू करना होता है. लेकिन यहाँ पे 2 चीजें बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल आपको चाहिए तो कितने महीने के अंदर? हाँ, जिस दिन आप जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं उसके 2 महीने के अंदर, और अगर नहीं चाहिए तो जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया उसके कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर. तो बच्चों ऐसा कब होगा कि कभी हमको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए और कभी अपने को शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए? कभी अपने को शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, और क्योंकि कंपनीज एक्ट तो क्लियरली बोलता है, क्या बोलता है? कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और 2 महीने के अंदर आपको अलॉट करना है. सो बच्चों यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं लिस्टेड कंपनी. कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो क्या कर सकती है? अपने आर्टिकल में लिख सकती है. क्या लिख सकती है? कि हम बोनस शेयर इश्यू करेंगे. कैसे? शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना बोर्ड मीटिंग में. और इसमें शेयर होल्डर को भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फायदा बोनस शेयर से फायदा उनको ही मिलेगा बेटो. तो अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं. लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आर्टिकल्स में क्या करने पड़ेंगे? सूटेबल चेंजेस करने पड़ेंगे. और आर्टिकल में चेंजेस कैसे करेगी? जनरल मीटिंग में क्या पास करके? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके. तो शेयर होल्डर का अप्रूवल तो आ ही जाएगा. चलिए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू इश्यू बोनस शेयर? लेट्स सी. पहला, टू चेक इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स permitting issue of bonus share by capitalization of reserve. If there is no such provision, क्या करो? तो सबसे पहले क्या करो? अगर हाँ है तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? सबसे पहला है अपने एओ को क्या करो? आप चेक करो. दूसरा क्या चेक करना है? कि एग्जैक्टली अब आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, तो आपकी कैपिटल
बढ़ी हुई पेड अप कैपिटल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल के बाहर तो नहीं है, और अगर बाहर है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोनस शेयर इशू करने के बाद आपकी पेड अप कैपिटल बढ़ेगी, तो मेक श्योर कि पेड अप कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल के लिमिट्स में है, और अगर नहीं है तो एक और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, किस लिए, एमओए को ऑल्टर करने के लिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने के लिए। उसके बाद कंपनी ने डिपॉजिट्स या फिर डेट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल को रीपे करने में डिफॉल्ट तो नहीं किया है, स्टैट्यूटरी ड्यूज को रीपे करने में कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया है। उसके बाद अगर कोई पार्टली पेड शेयर्स रखे हुए हैं तो क्या करो, उनको फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दो। अच्छा तुमको एक और चीज पता है ना, अपन ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी थी कि तुम अपने रिजर्व से पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके आपके वहां पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, टेबल एफ आपको ऐसा करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। हाँ यस। नाउ उसके बाद टू इंश्योर दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स और प्रमोटर ऑफ द कंपनी इज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर। एक और चीज इंश्योर कर लो कि तुमने जो भी बोनस शेयर कर रहे हो वो फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से ही कर रहे हो। उसके बाद इन लोगों के लिए भी शेयर्स रिजर्व करने, किस लिए, एफसीडी और पीसीडी होल्डर्स के लिए, ठीक है, इनके लिए भी आप शेयर्स के कलर रिजर्व करें। उसके बाद जिस डेट को बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था कि हम क्या इश्यू करने वाले हैं, उसके कितने दिन के अंदर, सॉरी उसके 2 दिन पहले आप स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं और बोर्ड मीटिंग में बोनस इश्यू का प्रपोजल क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो 2 दिन पहले ही आपको क्या करना है, अरे ये इनसाइडर ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट है ना, और एलओडीआर का भी रिक्वायरमेंट है। एलओडीआर का रिक्वायरमेंट है ना, अगर किसी मीटिंग में आप प्राइस सेंसिटिव डिसीजन लेने वाले हो तो आपको बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले आपको क्या करना होता है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होता है। हाँ वो 30 मिनट्स के अंदर होता है। जिस दिन बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया उसके 30 मिनट्स के अंदर एलओडीआर में है, और इधर भी है इन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग में। उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग कर लो, क्या कर लो बच्चे, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करो। बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। एक मिनट, टू कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर व्हाट, issue of bonus share and for taking steps in that regard, including fixing the date of books in consultation with whom, regional stock exchange, and to fix what beta, date, time, place, agenda for holding what beta, general meeting. Yes or no? If the company announcing bonus issue after approval of board of directors and does not require the shareholders approval, तो कितने महीने के अंदर, 15 डेज के अंदर ही ना बचो। अगर कंपनी के आर्टिकल्स उसको परमिट करते हैं कि जनरल मीटिंग की जरूरत है, उसके बाद, और अगर कंपनी के आर्टिकल्स उसको परमिट नहीं करते तो यस, पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के 2 मंथ्स के अंदर क्या करना है आपको, यस। If the company is required to seek approval of shareholder for capitalization of profits or reserves, the bonus issue must be implemented within 2 months of the meeting of board of directors wherein the decision to announce bonus issue was taken, subject to shareholders approval. कोई नहीं बच्चों, कितने महीने के अंदर, बोर्ड मीटिंग से 2 मंथ्स के अंदर, नॉट जनरल मीटिंग, कहां से, बोर्ड मीटिंग के 2 महीने के अंदर अपने को बोनस शेयर इश्यू करना है। लेकिन बेसिकली क्या होगा, बोर्ड मीटिंग प्लस जनरल मीटिंग प्लस 2 मंथ्स। लेकिन ये 2 मंथ्स कहां से काउंट करोगे, जिस डेट को क्या हुई है, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की है। एक बार बोनस इश्यू का फैसला ले लिया, उसके बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर बोनस शेयर्स आप किसको इश्यू कर रहे हो, एनआरआईज को या फिर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लोगों को इश्यू कर रहे हो, तो किसका अप्रूवल लगेगा, फेमा की कंप्लाइंसेस फुलफिल करना है। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो, रिकॉर्ड डेट, उसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चे नेक्स्ट,
to hold the board meeting and complete the proceeding regarding allotment of bonus shares in proportion and in the manner as mentioned in the resolution as approved by the stock exchange. फालतू है बच्चों. अब जनरल मीटिंग मैंने होल्ड कर लिया, उसके बाद में वापस से बोर्ड मीटिंग बोल रहे हैं. जनरल मीटिंग होल्ड करने के बाद वापस से बोर्ड रेजोल्यूशन क्यों पास करूंगा? तो वो तो मैं वहीं कर लूंगा ना. जनरल मीटिंग में मेरे शेयर होल्डर क्या कर देंगे? अप्रूव कर देंगे. तो ये वाली बोर्ड मीटिंग की ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है. उसके बाद PS3 फाइल करते हैं अपन आरओसी के साथ जब जब नए शेयर इश्यू करते हैं. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सेक्शन 39. उसके बाद allotment is made within a period of 15 days. Ensure that the allotment is made within 15 days of the date on which board of directors approve the bonus issue. ओए कौन सा allotment? जब शेयर होल्डर का अप्रूवल आपको नहीं चाहिए होता तब आप एक शेयर की 15 डेज के अंदर क्या कर दें? अलॉट कर दें. और स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर दो? एक लिस्टिंग का एप्लीकेशन दे दो. उतने ही प्रोपोर्शनल मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी. हाँ, पहले आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस का एक शेयर था 1600 का, कंपनी ने एक पे एक बोनस दे दिया तो क्या हो जाएगा? मेरे पास 800 के 2 शेयर्स हो जाएंगे. कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ती है ना, लेकिन रिजर्व्स कम हो जाते हैं ना, बैलेंस शीट टैली हो जाती है. हाँ, शेयर दुष्यंत जैन के पास आज भी 1600 के हैं, कल भी 1600 के थे, लेकिन पहले 1600 का एक शेयर था, अभी 1600 के 2 शेयर है. 2 शेयर मतलब 800 रुपए के 2 शेयर है. बर्बाद हो जाएगी कंपनी. हाँ, जैसे कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है, जिस प्रपोर्शन में बोनस शेयर इश्यू करती है उसी प्रपोर्शन में शेयर का प्राइस कम हो जाता है. कैपिटल पे, अरे बाबा, कैपिटल तो शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू पे होती है ना. शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू पे होती है. ये तो अपन प्रीमियम पे खेल रहे हैं ना. अगर मान लो मेरे पास मेरी कंपनी कैपिटल 100 रुपए थी, 200 रुपए रिजर्व में थे, तब मैंने क्या कर दिया? 200 का रिजर्व ऊपर डाल दिया, तो अब मेरी नई कैपिटल कितने की हो गई? 300 रुपए की मेरी कैपिटल हो गई. करेक्ट है? फेस वैल्यू के ऊपर. किसके ऊपर? 300 रुपए की कैपिटल हो गई. तो पहले सब लोगों के पास कितने शेयर थे? 10 शेयर थे. अभी कितने शेयर हो गए? 10 शेयर थे, अभी 20 नए शेयर इश्यू होंगे ना. तो जिसके पास एक ऑलरेडी शेयर था उसको 2 नए शेयर इश्यू होंगे. जिसके पास ऑलरेडी एक शेयर था उसको कितने शेयर इश्यू होंगे? 2 नए शेयर इश्यू होंगे. तो आपके पहले कितने शेयर थे? 10 रुपए का एक शेयर था, सॉरी 10 रुपए का एक शेयर था. अब आपके पास क्या होंगे? 10 रुपए के 3 शेयर हो जाएंगे, मतलब आपके 30 रुपए हो जाएगा. 30 रुपए के शेयर हो गए. यस, लेकिन इससे आपकी इनकम नहीं बढ़ती, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट होता है? मार्केट वैल्यू. हाँ, जिस प्रोपोर्शन में इश्यू होगा मार्केट वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाती है. कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट, क्योंकि मार्केट वैल्यू का बैलेंस शीट में इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन फेस वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं सारे. ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स सी LODR क्या बोलते हैं बोनस इश्यू को लेके. एज पर रेगुलेशन 29 ऑफ SEBI LODR, द लिस्टेड एंटिटी शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर in which any of the following proposal is due to be considered. The proposal for declaration of bonus, the proposal for declaration of bonus securities, where such proposal is communicated to the board of directors of the company, of the listed company, as the part of agenda papers. मतलब और कब कम्युनिकेट करना है? नहीं, बोनस शेयर जब आप इश्यू कर रहे हो ना, तो जिस मीटिंग में आप कंसीडर करने वाले बोनस शेयर का इश्यू, उस मीटिंग के एजेंडा पेपर जब आप अपने डायरेक्टर्स को भेजते हो, तभी आपको क्या करना है?
आज स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, 2 दिन पहले तो करना ही करना है, बट और कब करना है? फिर से देखो, एज पर रेगुलेशन 29 ऑफ एलओडीआर लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है? प्रायर इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना है। किसका? मीटिंग का। कौन सी मीटिंग में? जिसमें एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज ड्यू टू बी कंसीडर्ड, इनमें से कोई भी प्रपोजल कंसीडर करने वाले हैं, तो अपने को किसको इन्फॉर्म करना है? क्या है? कौन सा प्रपोजल? द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, ठीक है। सो द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन वेयर सच प्रपोजल is communicated to the board of directors of the listed company as a part of agenda papers। मतलब अपने को स्टॉक एक्सचेंज का को प्रायर इंटीमेशन देना है। कब देना है? हाँ, एक मिनट, इंटीमेशन देना है और प्रायर इंटीमेशन देना है जब अपन ने ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया है? जब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिया है? एजेंडा में अपन ने बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं। सो आपका ऑब्लिगेशन कब हो गया? व्हेन योर ऑब्लिगेशन अराइजेस, जैसे ही आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एजेंडा सर्कुलेट किया मीटिंग का कि इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं अपन, बोनस शेयर इश्यू करने के बारे में डिस्कशन करेंगे, तभी आपका ऑब्लिगेशन अराइज हो गया। किस चीज का? स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करने का। किसके बारे में? बोर्ड मीटिंग के बारे में। कौन सी बोर्ड मीटिंग? कि वो बोर्ड मीटिंग कब है जिसमें आप बोनस इश्यू को क्या करने वाले हैं? कंसीडर करने वाले हैं, ठीक। However, in case of declaration of bonus by the listed entity is not, however, in case declaration of bonus by listed entity is not on the agenda of the meeting of the board of directors, prior intimation is not required to be given। आपको पता है बोर्ड मीटिंग में रेंडमली हम कोई भी फैसला उठा सकते हैं, जो आइटम एजेंडा में नहीं है वो भी अपन कंसीडर कर सकते हैं ना। सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो ऑलरेडी एक कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको अपॉइंट करने वाला जो मैटर है वो नोटिस में होना चाहिए बोर्ड मीटिंग के। बाकी आप कोई भी मैटर का क्या कर सकते हैं? बोर्ड मीटिंग में उठा सकते हैं, इवन वो मैटर जो आपके एजेंडा में नहीं है। तो जहां पे क्या नहीं था, बोनस इश्यू का प्रपोजल एजेंडा में नहीं था, हाँ, वहां पे आपको प्रायर इंफॉर्मेशन बोर्ड मीटिंग की स्टॉक एक्सचेंज को देने की जरूरत नहीं है। As per regulation 52 of LODR 2015, the listed entity shall intimate what beta to the stock exchange where it is listed for the following purpose. What is the purpose? Issue of rights or bonus shares. The listed entity shall recommend or declare dividend or cash bonuses at least 5 working days before the record date fixed for the purpose. The listed entity shall disclose to the stock exchange within 30 minutes of the closure of the meeting held to consider what beta cash bonuses recommended। क्या बोल रहे बच्चे? ये वाला तो जो लास्ट वाला पॉइंट है किसके लिए है? डिविडेंड और कौन सा बोनस की है? कैश बोनस। बोनस शेयर की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? डिविडेंड और कैश बोनस का जो प्रपोजल है वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, यहां बोल रहे हैं कंपनी को रेकमेंड करना चाहिए या फिर डिक्लेयर करना चाहिए। क्या? डिविडेंड या कैश बोनस। कब बच्चों? रिकॉर्ड डेट के कितने दिन पहले? रिकॉर्ड डेट के 5 दिन पहले। मतलब अगर आपकी रिकॉर्ड डेट 8 तारीख को है तो आपको कैश बोनस या डिविडेंड, कैश बोनस या डिविडेंड कम से कम कौन सी तारीख तक डिक्लेयर कर देना चाहिए? 3 या 3 से पहले। क्यों? नहीं, स्पेकुलेशन नहीं। और सीधी बात है यार, जिसको डिविडेंड चाहिए उसके पास 5 दिन का टाइम है ना, वो शेयर खरीद सकता है। यू हैव 5 डेज का टाइम। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप क्या कर लो, 5 दिन का टाइम है, शेयर खरीद लो, ठीक है। और कितने दिन के अंदर दे देना चाहिए बच्चों? अच्छा, और स्टॉक एक्सचेंज में कितने के अंदर इन्फॉर्म, कितने देर के अंदर इन्फॉर्म करना है कैश बोनस और डिविडेंड के बारे में? सार्थक जो तू बोल रहा है 30 मिनट्स। कितने? अगर आपने डिविडेंड या फिर कैश बोनस का तो कोई सिस्टम है नहीं बच्चों, इट्स डिविडेंड ओनली। अगर आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो कितनी देर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो?
बोर्ड मीटिंग जब खत्म हो उसके 30 मिनट्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, 5 दिन पहले मतलब रिकॉर्ड डेट, जिस डेट को रिकॉर्ड डेट के जिस रिकॉर्ड डेट को जिसके पास शेयर होल्डर होगा उसको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। बोनस नहीं रे बेटा, बोनस शेयर नहीं बाबा, डिविडेंड और कैश बोनस। हाँ नहीं, मैं अलग कंटेक्स्ट में बात करूं, ये वाला 5 दिन वाला। अपन क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास रिकॉर्ड डेट को शेयर्स है, रिकॉर्ड डेट को जिसके पास शेयर्स है उसको डिविडेंड और कैश बोनस मिलेगा। ये वाला पॉइंट कैश बोनस और डिविडेंड के बारे में। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज तुरंत अपनी वेबसाइट पे डाल देता है। हाँ करने दो ना, क्या दिक्कत है। यूपीएसआई पे जैसे स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन पता चलती है, स्टॉक एक्सचेंज तुरंत अपनी वेबसाइट पे डाल देता है। क्यों? अगर स्टॉक एक्सचेंज छुपा के रखेगा तो साला कंपनी के लोगों को तो पता है ना, वो लोग तो इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या करता है, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को पता चलता है, स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या करता है, उसको जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन बना देता है। क्या बना देता है? 5 दिन पहले वो बोल रहा है कि जिस दिन आप रेकमेंड करो डिविडेंड को और जो रिकॉर्ड डेट है उसके बीच में कम से कम कितने का गैप चाहिए? क्यों चाहिए 5 दिन का गैप? सीधी बात है, उनके पास 5 दिन का टाइम रहेगा। तेरे को शेयर खरीदना तू खरीद ले, मेरे को शेयर खरीदना मैं खरीदूंगा 5 दिन में। रेकमेंड और डिक्लेयर दोनों, एज द केस में भी। नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज को बताने की बात बाद में बोल रहा है, वो पहले क्या बोल रहा है? हाँ 2 पॉइंट है यहाँ पे। पहला बोल रहा है कि 5 दिन का गैप होना चाहिए, और दूसरा बोल रहा है कि जिस मीटिंग में आपने फैसला लिया है उसके 30 मिनट के अंदर करेक्ट है। तो जिस बोर्ड मीटिंग में आप फैसला लेते हो उसके 30 मिनट के अंदर इन्फॉर्म कर दो। और रिकॉर्ड डेट जो फिक्स करते हो और जिस डेट को प्रपोजल अप्रूव करते हो कि भाई बोनस कैश डिविडेंड देना है या फिर कैश बोनस देना है, उसमें और रिकॉर्ड डेट में कितने का गैप होना चाहिए? 5 डेज का गैप होना चाहिए। एज सिंपल एज दिस। तो ये कितने दिन पहले बताना है? अच्छा, तो बोनस वाली बोर्ड मीटिंग की जानकारी कितने दिन पहले देनी है? नहीं, ऑब्लिगेशन कब आ जाएगा? बोनस, हाँ ऑब्लिगेशन तब आ जाएगा जब तुमने अपने डायरेक्टर को क्या किया है, एजेंडा भेजा है, तब से ऑब्लिगेशन आ जाएगा। हाँ लेकिन भेजना कब है? मीटिंग के 2 दिन पहले तक भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? अगला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑन व्हाट बेटा? स्वेट इक्विटी। चलिए देखते हैं। ये हो गया बोनस शेयर, कहानी खत्म, बोनस शेयर अपना हो गया। नेक्स्ट जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स। Section 2 subsection 88 of Companies Act defines sweat equity shares means such equity shares as are issued by the company to its directors or employee at discount or for consideration other than cash. Yes or no बच्चों? For providing their know-how or making available the rights in the nature of intellectual property or value addition by whatever name called. तो आपने कंपनी के लिए क्या किया है? कोई वैल्यू एडिशन किया है, कंपनी को कोई जानकारी दी है, जिसका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है जिसका बेनिफिट कंपनी को क्या मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कंपनी आपको क्या कर सकती है? डिस्काउंट पे या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है। ठीक है, द कंपनी इश्यूज शेयर्स एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू सिलेक्टेड एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स as per the norms approved by the board of directors of the company. This is based on the know-how provided or intellectual property rights created and given for value addition made by such directors or employees of the company. Consideration other than cash is very simple. आपने मेरे लिए, आप मेरे यहाँ पे काम करते हो, आपने एक नई दवाई खोज ली, आप एक साइंटिस्ट हो और आपने एक रिसर्च करके एक नई दवाई बना ली, तो जो आपने दवाई बनाई है मैंने उसका वैल्यूएशन निकाला 300 करोड़, तो क्या करूंगा मैं? 300 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर दे दूंगा। ठीक है ना, स्वेट इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे 2 चीजें फॉलो करनी है आपको, पहला कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा सभी के स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस। चलिए बच्चों, सो कंपनीज एक्ट तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं। सेक्शन 54 जनरल मीटिंग में क्या पास करना है?
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए. देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, अ कंपनी में इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स of a class of shares already issued if the following conditions are satisfied. स्वेट इक्विटी शेयर आप तभी उसी शेयर को इश्यू कर सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर जो आपने ऑलरेडी क्या किया है, इश्यू किया है. मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो स्वेट इक्विटी शेयर आप सिर्फ क्या दे सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर. ठीक है. कंडीशन, द इश्यू इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. करेक्ट है क्या? दूसरा, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू हुम सच शेयर्स आर टू बी इश्यूड. कौन से एम्प्लॉइज हैं, कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनको आप क्या इश्यू करने वाले हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करने वाले. उनका क्लास बता दो. क्या बता दो? क्लास. बच्चों क्लास का मतलब नहीं, क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर. कौन सा डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये बता दो. ठीक है. The sweat equity shares of the company whose equity shares are listed on recognized stock exchange are issued in accordance with regulations made by SEBI in this regard, and if they are not listed, the sweat equity shares are to be issued in accordance with Rule 8 of Share Capital and Debenture Regulation Rules 2014. Where the equity shares of the company are listed on recognized stock exchange, sweat equity should be issued in accordance with SEBI का guidelines. Yes or no? Whether the issue of sweat equity shares can be in the form of preferential issue. क्या स्वेट इक्विटी अब प्रेफरेंशियल इश्यू के रूप में इश्यू कर सकते हैं? Issue of sweat equity shares is not a preferential issue as per SEBI ICDR regulation, which gives the meaning of preferential issues. Preferential issue excludes an issue of sweat equity shares from which sweat equity shares therefrom. मतलब preferential issue के meaning sorry, preferential issue में जो definition था ना preferential issue का, उसमें था ना IPO, FPO, sweat equity shares, ESOP, ये सबको हटा दो, तब बनता है preferential issue. Means sweat equity share is not a preferential issue within the meaning of preferential issue. Further, Rule 8, Sub-Rule 13 of Companies Share Capital Debenture Rules clearly excludes issue of sweat equity shares from definition of Companies Act में भी क्या किया है बच्चों? Clearly बताया है कि sweat equity shares preferential issue के अंदर नहीं होते. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नो हाउ थोड़ी ना देता कंपनी को. नहीं, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अभी रिसेंटली कुछ 2018 में ऐसा आया है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो एक सेक्शन था 197 में कि नहीं आप उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं कर ESOP इश्यू नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. वो सेक्शन डिलीट हो गया अभी. हाँ, अब उसका मतलब हाल फिलहाल में तो ये है कि दे सकते हैं, क्योंकि वो सेक्शन, वो सब सेक्शन क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया. ठीक है. मेरे को भी थोड़ा अनयूजुअल लगा, बट यस दैट हैज बीन डिलीटेड. अब मेन देखते हैं बच्चों सेबी का रेगुलेशन. सेबी इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस. एप्लीकेबिलिटी किसको एप्लीकेबल होगा? लिस्टेड कंपनी जो क्या इश्यू कर रही है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है. किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? अनलिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा. हाउएवर अनलिस्टेड कंपनी कमिंग आउट विद IPO एंड सीकिंग लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज पर्सुएंट टू इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल कंप्लाई विद. मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपना IPO लेके आ रही है, और IPO के टाइम पे क्या कर रही है, पब्लिक को तो शेयर इश्यू दे ही रही है, प्लस स्वेट इक्विटी शेयर्स कब इश्यू कर रही है कंपनी? IPO के टाइम पे इश्यू कर रही है. तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को ये फॉलो करना पड़ेगा. लेट्स सी, स्वेट इक्विटी शेयर किसको इश्यू होते हैं? एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को. तो एम्प्लॉय का मतलब कौन है? अ कंपनी, एक मिनट, मे बी एम्प्लॉय डायरेक्टर. अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इश्यू इक्विटी शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54. और किसको इश्यू कर सकते हो आप? एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को. पहला, जनरल मीटिंग में क्या पास करना है?
For the purpose of passing special resolution under clause A of section 54, the board of directors at the time of sending notice to the shareholder send additional information for approving the issuance of sweat equity shares containing following information. कुछ नहीं बच्चों, जब आप नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भेजते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और आप कौन सी कंपनी हो? यू आर अ लिस्टेड कंपनी, आप एक लिस्टेड कंपनी हो और आप क्या करना चाहते हो जनरल मीटिंग में? किस लिए? तो आप जो नोटिस भेजोगे तो आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी नोटिस में भेजनी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर्स को. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड एज स्वेट इक्विटी, current market price, the value of intellectual property rights or technical know-how or other value addition to be received from the employee or director, along with जो भी consideration आपको मिलने वाला है, जो भी रिटर्न आपको मिलने वाला है, किससे? और एम्प्लॉय से, उसका वैल्यूएशन. द नेम्स, नहीं तो ऐसा कि भाई उसने 1 करोड़ का, उसने जो वैल्यू एडिशन किया उसकी कीमत 1 करोड़ थी, तुमने 5 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया, ऐसा नहीं होगा. इसलिए जितने के तुम इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो उसका भी वैल्यूएशन होगा, और जितने का क्या ले रहे हो. हाँ, लेकिन लिस्टेड कंपनी है तो वैल्यूएशन तो क्या, लिस्टेड कंपनी है तो सभी ने वैल्यूएशन बताया कि शेयर्स आप कैसे वैल्यू करोगे. लेकिन आपको अगर मान लो जो भी एसेट सामने वाला बंदा क्या किया है, जो भी जितने रुपए का भी उसने वैल्यू एडिशन किया उसका अपन को वैल्यूएशन कराना है. क्यों? क्योंकि उसी के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कितने रुपए के शेयर अपने को इश्यू करने हैं. द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स टू होम स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इश्यूड एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंपनी. एक मिनट, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को भी स्वेट इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, ठीक है. द कंसिडरेशन टू बी पेड फॉर स्वेट इक्विटी शेयर, द प्राइस एट विच स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इश्यूड, सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इफ एनी विच विल बी अफेक्टेड बाय इश्यूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी. पता है क्या आपको सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन? एग्जैक्टली नहीं, मैंने तुमको स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू किया और तुमने कंपनी को क्या दिया? एक एसेट दिया. क्या दिया कंपनी को? एक. लेकिन अगर वो एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जा सकता, तो फिर जितने रुपए के स्वेट इक्विटी शेयर तुमने डायरेक्टर को दिए हैं, अपन क्या मानते हैं? अपन मानते हैं कि वो उसको तुमने सैलरी दिया है उतना. लेकिन अगर उसको तुमने जितने रुपए के शेयर दिए हैं, अगर उसके बदले उसने जो एसेट दिया है वो अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट में आ सकता है, तो स्वेट इक्विटी शेयर को अपन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं मानते. लेकिन कब मानेंगे? नहीं दिखा तो फिर उसको अपन को ऐसे मानना ही नहीं है, तो अपन डायरेक्टली क्या मान लेते हैं कि अपन ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी और उसने क्या दे दिया अपने को, अपन ने अपने एम्प्लॉय को शेयर दिए और शेयर के बदले उसने अपने को क्या दिया? कैश दिया. अपन क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपने एसेट दिया है वो कहां पे नहीं आ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपने एसेट दिया वो हमारी बैलेंस शीट में आ नहीं सकता. तो फिर आपका एसेट मेरे लिए क्या है? इमटेरियल है. फिर मैं क्या मानूंगा? मैंने आपको स्वेट इक्विटी शेयर किसके अगेंस्ट इश्यू किए हैं? आपकी सैलरी के अगेंस्ट इश्यू किए हैं. तो अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट ब्रीच तो नहीं हो रही, क्योंकि फिर आपका रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा ना. कब बढ़ जाएगा? अगर अपन ने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका एसेट कहां पे नहीं दिखा पाऊंगा मैं? बैलेंस शीट में. तो फिर उसको रेम्यूनरेशन मांगूंगा. नहीं, एक मिनट, सिंपल सा प्रोविजन इधर देख सार्थक, एकदम सिंपल है समझने के लिए. मैं आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपने मेरे को एसेट दिया है, आपने मेरे लिए कुछ वैल्यू एडिशन किया है. आपने जो वैल्यू एडिशन किया उसकी कीमत है 5 करोड़. मैंने आपको 5 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए. लेकिन जो आपका 5 करोड़ का एसेट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एसेट काउंट होता ही नहीं है, तो मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं. लेकिन मैंने आपको 5 करोड़ के क्या दे दिए? शेयर दे दिए. तो उसको मैं क्या मान लूंगा? मैं मानूंगा कि वो 5 करोड़ के शेयर मैंने आपको आपकी सैलरी के अगेंस्ट दिए हैं. लेकिन फिर आपका रेम्यूनरेशन 5 करोड़ से बढ़ जाएगा ना, और फिर साला तुम्हारा टोटल लिमिट है 5% एक मैनेजिंग डायरेक्टर का, यस और नो? फिर वो ब्रीच होगा. तो फिर उसके बारे में लिखना है मुझे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में. अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट कंपनी शैल कंफर्म मतलब मैच करेगी किसको बच्चों? टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज एज स्पेसिफाइड बाय सभी
Then diluted EPS to the issue of securities to be calculated in accordance with international accounting standards specified by ICI. EPS कम हो जाएगा ना, जब भी तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो तुम्हारा EPS क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो कितना कम होगा उसका भी जानकारी देना है. Now, in case of issue of sweat equity shares to promoter, the same shall also be approved by what beta? In case of sweat, the same shall also be approved by simple majority of shareholders in general meeting. मतलब नहीं, अगर आप प्रमोटर को स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगा ही होगा, उसके अलावा एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास होगा. मतलब स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए एक स्पेशल तो पास होगा ही होगा, प्लस एक अलग से रेजोल्यूशन पास होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की. प्रमोटर को भी क्या इश्यू कर सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स. प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. एक्चुअली ये स्वेट इक्विटी शेयर कोई ऐसा खास बेनिफिट होता नहीं है. क्यों? प्राइसिंग सभी ने ऐसा कर दिया है कि लगभग मार्केट प्राइस पे स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू होगा. अगर हम प्राइसिंग के बारे में देखें तो कल करें बच्चों, बाकी चलिए कल ये चैप्टर पर खत्म करेंगे. ठीक है.